टेन न्यूज़ में देखिए, जेवर विधानसभा वो क्षेत्र है जिसको पहले पिछड़ी विधानसभा में गिना जाता था, लेकिन अब बात करें जेवर विधानसभा की तो उसका जो विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। हमारे साथ जो जेवर विधानसभा के विधायक हैं मौजूदा, वो मौजूद है। वीरेंद्र सिंह सर, आपका आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो टेन न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर देखिए, आपके अगर जीवन की बात करें तो आपने एक छात्र नेता से स्टार्टिंग की, फिर आप कांग्रेस में गए, फिर बीजेपी में गए, और साथ ही आप, हमने देखा आप किसानों के साथ काफ़ी जुड़ाव रखते हैं, समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं। तो जो यात्रा रही है एक छात्र नेता से उत्तर प्रदेश के विधानसभा के फिर भावी जो विधायक बनने की, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? बड़ी सीधी सच्ची सी यात्रा है। किसान परिवार में जन्म लिया, एजुकेशन हुई और उसके बाद राजनीति, और अब एक मौका मिला है राजनीतिक रूप से विधायक बनने के बाद क्षेत्र को आगे ले जाने का। तो अच्छा एक तजुर्बा है। ये इच्छा होती है हर व्यक्ति की कि जिस समाज में उसने जन्म लिया है उसके लिए वो क्या कर सकता है। तो 2017 में एक माध्यम हाथ में आया, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, मैं यहाँ से विधायक बना। तो जो पिछड़ापन था इस क्षेत्र का वो मेरे जहन में था, और 2017 से ही मुख्यमंत्री से बात कर जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया। एक समय आया था जब किसान भाइयों की नाराज़गी थी, उन्हें समझाया गया और बताया गया कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे रास्ते बने, एयरपोर्ट भी चालू हो गया और फ्लाइट उसमें नियमित आने वाले 2025 के अप्रैल माह से चालू हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ निवेश कर रही हैं और फिल्म सिटी यहाँ बनने जा रही है, तो यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी तो बन ही चुका है। आने वाले समय में देश के विकास का पहिया भी जेवर की तरफ से जाएगा। इस इच्छा से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सर देखिए, जैसा आपने कहा कि किसानों के बीच बड़ा मुश्किल था, उनके पैतृक ज़मीनों को छोड़ना, घरों को छोड़ना। आप एक सेतु बने हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच, जो आपने काम किया, कितना मुश्किल रहा आपके लिए वो? निश्चित तौर से मैंने ये देखा था कि तत्कालीन सरकारें किसानों का शोषण करती थी। आप देख रहे होंगे कि अभी पुराने जो सीईओ यहाँ रहे हैं उनकी जांच चल रही है। तो किसान की ज़मीन को औने पौने दामों में लेकर पुरानी सरकार के नुमाइंदों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी जेबों को भरा और किसानों को भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं किसानों से बात करते हैं, उनके मुआवजे के संबंध में हो या किसी समस्या को लेकर, और इसीलिए ये माहौल बन पाया क्योंकि हमारे पास अच्छा नेतृत्व है। और आज आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार भी, जो ज़मीनों में धांधलीबाजी होती थी और बड़े बड़े घोटाले हुए, 2017 के बाद कोई घोटाला भी ऐसा संज्ञान में नहीं आया। और हमारा पूरा इरादा है कि हम इस क्षेत्र के किसानों को और अधिक लाभ दिलवा पाएँ। उसके लिए निरंतर सरकार से मेरे द्वारा प्रयास किए जाते हैं और बहुत ही शीघ्र यहाँ के किसानों को अच्छी सुविधाएं, अच्छा मुआवजा मिले, उसके भी प्रयास जारी हैं। अच्छा देखिए, आपने विकास की बात करी, अब पिछड़ापन दूर हो चुका है। जो जेवर का जो विकास है उसकी चर्चा ना देश में है बल्कि विदेशों में भी है। तो क्या कहना चाहेंगे, आने वाले 10 सालों की अगर हम बात करें तो कैसा फ्यूचर आप जेवर का यहाँ देख रहे हैं? जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, गहना। जेवर का वो पर्यायवाची है। जेवर भी हम से आभूषण होते हैं, जेवर भी बोलते हैं उसे। तो ये तो अब निश्चित तौर से गहना बन चुका है और इसकी जो किरणें हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल रही हैं और पूरे देश में भी फैलेंगी। और यह क्षेत्र माध्यम बनने जा रहा है बहुत सारे नौजवानों के रोज़गार का। यह क्षेत्र माध्यम बनने जा रहा है उस आर्थिक खुशहाली का जिसके लिए हमारी सरकारें प्रयासरत थी। और यह क्षेत्र माध्यम बनने जा रहा है प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और इसमें इतना पोटेंशियल है कि इस क्षेत्र में कोरोना के समय में भी जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी थी तो सबसे ज़्यादा निवेश इस क्षेत्र में हुआ। तो निश्चित तौर से जेवर अपने साथ साथ अपने आसपास के ज़िलों को, अपने आसपास के प्रांतों को बहुत अधिक लाभ देने की स्थिति में, रोज़गार देने की स्थिति में। सर देखिए, अगर यमुना प्राधिकरण की बात करें, वो तो क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए कार्य कर रहा है। आप यहाँ से विधायक हैं, हमने देखा है जो विधानसभा सत्र होता है, आप क्षेत्र से जुड़ी समस्या, चाहे किसानों की बात करें, उठाते रहते हैं। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं या आप चाहेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए आप उठाने वाले हो? देखिए, समस्याएं तो रोज़ाना नई खड़ी होती हैं, क्योंकि किसान इस क्षेत्र का सीधा है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 अब लागू हो चुका है। तो हम लोगों की पूरी नज़र रहती है कि सरकारी मशीनरी किसानों के साथ कोई ऐसे हरकत ना करे जिससे उनके अधिकार मारे जाएं। तो उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, और भूमि अधिग्रहण कानून में जो प्रावधान और सिक्योरिटी किसानों को दी गई है उसे सरकार पूरी तरीके से लागू करे, इसके लिए भी प्रयास किए जाते रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। अब एयरपोर्ट के 2 चरण का तो काम लगभग हो ही चुका है अधिग्रहण का। तीसरे चरण में हमारा प्रयास होगा कि किसानों को उनकी मांगों के अनुरूप विस्थापन और पुनर्व्यवस्थापन कराया जाए, अच्छा उन्हें मुआवजा मिले। और भी जो क्षेत्र के किसान हैं, एयरपोर्ट के अलावा भी मेरा प्रयास है कि उन्हें भी शीघ्र ही मुआवजा बढ़वाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके सापेक्ष किसानों का मुआवजा नहीं है, क्योंकि किसान को तो एक मुश्त पैसा मिलता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में मेरी सरकार से जो भी वार्ता होगी उसमें किसान के भविष्य को सुरक्षित रखने, उसके जीवन यापन के साधनों को विकसित करने और मुआवजा वृद्धि जैसे मसले प्रमुख रूप से रहेंगे। और सर देखिए, आपने अभी कहा अपनी जीवन यात्रा की बात करते हैं कि आप एक किसान परिवार से आते हैं। किसान परिवार से आने के बाद छात्र नेता बने, फिर विधायक बने थे प्रभावशाली। तो आपकी यात्रा बहुत ही प्रेरणा का स्रोत रही है। लाखों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को, विशेषकर युवाओं को? आज के देखिए, युवा तो चूँकि 60% है इस देश में, और आने वाला जो समय है, अगर हमारे देश की तरक्की बहुत तेज़ी से हो रही है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और विधायक बनने का जो एक मकसद था, वह मकसद यही था कि वह क्षेत्र जो कहीं अंधकार में विलीन था, जहाँ कोई रोज़गार के साधन नहीं थे, जहाँ आवागमन के साधन नहीं थे, जहाँ एजुकेशन के साधन नहीं थे, जहाँ हेल्थ सर्विसेज ध्वस्त पड़ी हुई थी, तो वहाँ आज मुझे ये प्रसन्नता है कि 3 डिग्री कॉलेज में इस क्षेत्र के लिए लाया। ट्रामा सेंटर बनने जा रहा है, जिम्स को मेडिकल का दर्जा दिलवाया गया। बिजली यहाँ नहीं आती थी, उसके लिए बड़े बड़े बिजली घरों का निर्माण कराया गया। अब 24 घंटे इस क्षेत्र में बिजली आती है। आवागमन के जो साधन हैं वो लोगों के लिए सुलभ हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी से हरियाणा को जोड़ा गया है। गांवों को कई गांवों से जोड़ने के कई मार्ग बनवाए गए। मंडी से आमनगर पर भी एक जाम लगता था, वहाँ भी एक नए पुल का निर्माण बहुत तेज़ी से चालू है। एक पुल हमारा हरियाणा में मझावली के पास है, उसके सड़क निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। किसानों को मुआवजा देने के बाद वो रोड भी बन जाएगी। तो अगर हम जल मार्ग को छोड़ दें तो हवाई मार्ग के साथ साथ दुनिया की बेहतरीन कनेक्टिविटी से यह क्षेत्र जुड़ने वाला है, और यही एक बहुत बड़ा विकास का कारण बनता है। और सफलता का मंत्र क्या देना चाहेंगे सर आप? किसकी सफलता का? जैसे जो लोग आना चाहते हैं राजनीति में, कुछ अच्छा करना चाहते हैं देश के लिए, समाज के लिए। राजनीति तो एक सेवा का माध्यम है। अगर लोग इसे किसी और चीज़ का माध्यम समझते हों तो मैं समझता हूँ उनका राजनीति में आना व्यर्थ है। और ये एक जो है हमें मौका मिलता है 5 साल के लिए, और हमें सिद्ध भी करना होता है, क्योंकि 5 साल बाद फिर वोट मांगने जाना है।
तो हम सभी इसे सेवा का माध्यम बनाएं, लोगों की उन्नति का माध्यम बनाएं, समाज के उत्थान का माध्यम बनाएं। यही मैं समझता हूँ राजनीति का मकसद है। और मैं नौजवान भाइयों से अपील करूँगा कि वो मेहनत से अपने रास्तों का निर्माण करें, अपने जीवन यापन के साधन ईमानदारी से विकसित करें और इस राष्ट्र की तरक्की में, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, अपनी जो भूमिका है उसका सही तरीके से निर्वहन करें। यही मेरा सभी लोगों से आग्रह है। सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 10 न्यूज़ की ओर से हम चाहेंगे कि आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे और आप देश हित में जो कार्य कर रहे हैं समाज के लिए वो ऐसे ही करते रहे। आप देख सकते हैं अभी हमने जो जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह से बातचीत की है, तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको बधाई देने आए हैं। मैं मेघा राजपूत, आप देख रहे हैं।